हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। लेक्चर 9 है आज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब सीवेज का ट्रीटमेंट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है देखते हैं। तो ट्रीटमेंट करने का जो फर्स्ट प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, या फिर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होगा, फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। सेकेंडरी को ही हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, और उसके बाद फिर फाइनल ट्रीटमेंट या फिर आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट आता है। ठीक है। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम लोग करेंगे क्या, जो लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं या फिर जो सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक समझते हो ना, तो लार्ज जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसको हम लोग प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में अलग करेंगे। तो वही चीज लिखा है आपका। तो फ्लोटिंग मटेरियल्स हो गया, हेवी इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हो गया, ये सबको हम लोग रिमूव करेंगे। अच्छा, रिमूव हम लोग स्क्रीनिंग के थ्रू करेंगे, ग्रिड चैम्बर के थ्रू करेंगे, स्कीमिंग टैंक के थ्रू करेंगे। तो ये तीनों किसके अंतर्गत में आ रहा है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट के अंतर्गत में आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप इनमें जो होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में, वो स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो वही लिखा है कि फ्लोटिंग मैटर्स को हम लोग रिमूव करेंगे जिसका साइज आपका 3 mm से लेके 50 mm तक होगा। ठीक है। ग्रेट चैम्बर को ही हम लोग डेट्रिटस टैंक भी बोलते हैं। ग्रेट चैम्बर को क्या बोलते हैं, डेट्रिटस टैंक बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या चीज रिमूव करेंगे, जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग रिमूव करेंगे। जैसे कि आपका फाइन सैंड वगैरह हो गया, सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया, ये सब हम लोग इसमें से रिमूव करेंगे। ठीक है। तो इसका डिटेंशन टाइम याद रखना है आपको। डिटेंशन टाइम पूछता है कि ग्रेट चैम्बर में जो डिटेंशन टाइम होता है वो 1 से 2 मिनट तक का होता है। ठीक है। और ये इसी ग्रेट चैम्बर में हम लोग कितना स्पीड मेंटेन करके रखते हैं, फ्लो वेलोसिटी। तो 0.3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड मेंटेन करके रखते हैं ताकि इफिशियंसी अच्छी मिले। ठीक है। ठीक है, रिमूवल इफिशियंसी अच्छी मिले। तो 0.3 मीटर पर सेकेंड स्पीड मेंटेन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो वेलोसिटी कंट्रोलर का यूज करते हैं। और ये वेलोसिटी कंट्रोलर का नाम आपको याद रखना है कि ग्रिड चैम्बर में जो वेलोसिटी कंट्रोलर यूज करते हैं वो आपका होता है प्रोपोर्शनल वियर। ठीक है, प्रोपोर्शनल वियर होता है, शूट्रो वियर होता है, और फार्शल फ्लोम होता है। तो ये तीनों का नाम याद रखना है आपको, प्रोपोर्शनल वियर, शूट्रो वियर एंड फार्शल फ्लूम। ठीक है, ये तीनों का यूज हम लोग किस में करते हैं ऐसा पूछेगा तो ग्रिड चैम्बर में करते हैं। और ग्रिड चैम्बर में क्यों करते हैं, तो वेलोसिटी को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। फिर आता है आपका स्कीमिंग टैंक। स्कीमिंग टैंक में क्या करते हैं, तो स्कीमिंग टैंक टैंक में ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने का काम करते हैं। स्कीमिंग टैंक में ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, जो कि आपका ऊपर में तैरता रहेगा। तो इसका डिटेंशन टाइम 3 से 5 मिनट का होता है। ठीक है, 3 से 5 मिनट का डिटेंशन टाइम स्कीमिंग टैंक में होता है, जबकि ग्रिड चैम्बर में डिटेंशन टाइम आपका 1 to 2 मिनट होता है। ठीक है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट खत्म हो गया। अब सेकेंड स्टेप में आते हैं, जो कि आपका होगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। मतलब कि यहीं पर होगा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या चीज होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। इसमें अब हम लोग कैसे पार्टिकल को रिमूव करेंगे, जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल होंगे, मतलब जो इनऑर्गेनिक नहीं होंगे, ऑर्गेनिक होंगे ना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो जो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनिक ना, इनऑर्गेनिक नहीं। तो जैसे कि लिखा है आपका, रिमूवल ऑफ द लार्ज सस्पेंडेड ऑर्गेनिक सॉलिड्स को इसमें से रिमूव करेंगे। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि सेडिमेंटेशन टैंक यूज टू रिमूव द सस्पेंडेड सॉलिड्स, वही है, एक ही मतलब। उसके बाद बोल रहा है कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक रिमूव द 60 to 65% ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड। इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। देखो, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक मतलब समझ रहे होगे ना, हम लोग वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, रॉ वाटर इंजीनियरिंग में क्या पढ़े थे कि क्या चीज बोलने वाला था मैं, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, और एक और होता है कोगुलेशन, मतलब सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन। तो प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम कितना होता था, 4 से 8 घंटा बताया था। और जो कोगुलेशन जब यूज करते थे प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक में, तो वो क्या हो जाता था, मतलब सेडिमेंटेशन टैंक विथ कोगुलेशन, तो उसके लिए डिटेंशन टाइम थोड़ा सा कम हो जाता था। ठीक है, उसके लिए 2 से 6 घंटा पड़े थे। तो वही है, यहाँ पर डिटेंशन टाइम जो लिखा है 2 घंटा लिख दिया है। लेकिन हम लोग जो पिछला जो पढ़े हैं, यहाँ पर लिख दिया हूँ मतलब 2 घंटा, लेकिन आपको याद रखना है कि 4 से 8 घंटा किसके लिए बोलते थे हम लोग, 4 से 8 घंटा प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए। और जबकि 2 से 6 घंटा किसके लिए सेडिमेंटेशन होता था,
मतलब टाइम होता था डिटेंशन टाइम, सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन के लिए होता था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, 2 घंटा यहाँ पर लिखा गया है, कभी कभी 2 घंटा भी ले लेता है, या फिर सीवर के केस में आप लोग 2 घंटा ले सकते हैं। लेकिन जब वाटर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, रॉ वाटर इंजीनियरिंग, तो उस केस में आपको इस डाटा को याद रखना है कि प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए कितना लेना है और इसके लिए कितना लेना है। तो जनरली ऐसा बोलता नहीं है कि सीवरेज सिस्टम में बताइए प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए, वो केवल प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक के लिए डिटेंशन टाइम पूछता है। तो अब वहां पर दिक्कत हो जाता है कि वो सीवर के लिए पूछ रहा है, मतलब सीवरेज सिस्टम के लिए पूछ रहा है कि रॉ वाटर के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तो उस केस में थोड़ा सा सोच समझ के अपने को आंसर लेना पड़ता है, और ये सोच समझ के सोचने समझने की मतलब पावर कब बढ़ेगा, जब आप लोग क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओगे। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं फिर से। तो लास्ट पॉइंट को फिर से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है आपका, प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक्स रिमूव द 60 टू 65% ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड। तो इसकी रिमूवल एफिशिएंसी कितनी होती है, 60 टू 65% होती है। और बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी कितनी होती है, 30% होती है। दोनों को याद रखना है ना। यहाँ पर जो 60 टू 65% है वो उसमें क्या चीज रिमूव कर रहा है, वो सॉलिड्स को रिमूव कर रहा है, सस्पेंडेड सॉलिड को। लेकिन जो बीओडी को रिमूव करने की जो एफिशिएंसी है वो 30% है। बीओडी क्या होता है ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 30% बीओडी को रिमूव कर सकता है। आगे बढ़े हम, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। अब देखो सेडिमेंटेशन मतलब क्या होता है, तो बैठना। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन भी कई प्रकार का हो सकता है। सेटल होना सेडिमेंटेशन मतलब, तो डिस्क्रीट सेटलिंग होता है। डिस्क्रीट सेटलिंग किस प्रकार का सेटलिंग होगा, ये इंडिविजुअल सेटलिंग होगा। मतलब कि पार्टिकल अपने खुद के वेट के कारण मतलब वो इतना भारी होगा कि वो खुद के वेट के कारण नीचे बैठ सकता है, तो उसी को हम लोग इंडिविजुअल सेटलमेंट बोलेंगे, डिस्क्रीट सेटलिंग बोलेंगे। ऑकर्स इन ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर में जनरली इस प्रकार का सेटलिंग देखने को मिलता है। तो 2 पॉइंट ही आपको याद रखना है, डिस्क्रीट सेटलिंग क्या होता है, इंडिविजुअल सेटलिंग होता है इसमें, और कहाँ पर होता है, तो ग्रिड चैम्बर में, या फिर डेट्रिटस टैंक बोलते हैं ना उसको, तो वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फ्लॉक्युलेंट सेटलिंग। फ्लॉक्युलेंट सेटलिंग क्या होता है, तो फ्लॉक्युलेंट सेटलिंग में हम लोग कोगुलेशन का यूज करते थे, फिर उसके कारण फ्लॉक डेवलप होते थे, और फिर वो उनका लार्ज साइज हो जाता था, लार्ज वेट हो जाता था, और जिसके कारण वो नीचे बैठ जाते थे। ठीक है, तो वही चीज है, फ्लॉक्युलेंट सेटलिंग ऑकर इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। याद रखना, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लॉक्युलेंट सेटलिंग आता है। लेकिन एक पॉइंट में एक्स्ट्रा बताया था आपको पिछले क्लास में, कि कभी भी हम लोग सीवरेज सिस्टम में कोगुलेंट्स का यूज नहीं करते। अब जब कोगुलेंट्स का यूज नहीं करेंगे तो फ्लॉकुलेंट्स कैसे डेवलप होंगे। लेकिन मैं एक्सेप्शनल केस भी बताया था कि अगर यूज कर रहे हैं कोगुलेंट, तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते थे, कॉपरस का यूज करते थे। कॉपरस को ही हम लोग आयरन सॉल्ट भी बोलते थे ना। तो कॉपरस का फॉर्मूला क्या होता था, FeSO4 7H2O। तो इस कॉपरस का यूज कर सकते थे। ठीक है ना, सीवरेज सिस्टम में एकमात्र कोगुलेंट जिसका यूज करते हैं वो क्या है, कॉपरस है। और वो भी हम लोग ये कॉपरस कोगुलेंट का यूज हिली एरिया में जनरली करते हैं। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि कोगुलेशन इज नॉट यूज्ड फॉर द सीवर या फिर सीवरेज सिस्टम, बट बट फॉर हिली एरिया कॉपरस इज यूज्ड एज अ कोगुलेंट। ठीक है, फ्लॉकुलेंट सेटलिंग आ गया ना समझ में, वही चीज है, कोगुलेंट मिलाओगे तो फिर उसके बाद फिर फ्लॉक डेवलप होगा, और जिसके कारण उसका वेट बढ़ेगा और फिर सेटल हो जाएगा। कहाँ पर होता है ये, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लॉकुलेंट सेटलिंग होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है वो चीज भी याद रखना है, जोन या फिर हिंडर सेटलिंग। जोन या फिर हिंडर सेटलिंग में इसमें लेयर बाय लेयर सेटलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर सेटलिंग जोन या फिर हिंडर सेटलिंग में देखने को मिलेगा, ये आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में देखने को मिलता है। ठीक है, और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जोन हिंडर सेटलिंग होने के बाद क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है। इस चीज को भी, इस पॉइंट को भी याद रखना, कभी कभार पूछा हुआ है कि जोन या फिर हिंडर सेटलिंग कहाँ पर होगा, तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में होगा। और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जोन या फिर हिंडर सेटलिंग होने के बाद किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, तो फॉलोड बाई एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, कंप्रेशन सेटलिंग क्या होता है, तो कंप्रेशन सेटलिंग जो होता है इसमें पार्टिकल कंसंट्रेशन हाई होने के कारण, मतलब समझना, देखो इसमें पार्टिकल इतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा कि वो ऊपर का पार्टिकल नीचे के पार्टिकल को क्या करेगा, नीचे ढकेलेगा। मतलब कि समझ गए ना, तो इसमें एक दूसरे के साथ क्या होगा, कंप्रेशन डेवलप होगा। ठीक है, कांटेक्ट के कारण, एक दूसरे पार्टिकल के कांटेक्ट के कारण प्रेशर डेवलप होगा, वो खुद नीचे क्या हो जाएगा, प्रेशर या फिर कंप्रेशन डेवलप होगा, और वो नीचे सेटल होने लग जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंप्रेशन सेटलिंग बोल रहे हैं। पार्टिकल कंसंट्रेशन जब हाई होगा, दे कंप्रेस ईच अदर एंड सेटल डाउन। ठीक है, तो ये भी आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में होगा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो जोन
सेटलिंग था, और नीचे वाला जो कंप्रेशन सेटलिंग है, दोनों ही कहाँ पर हो रहा है? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में डेवलप हो रहा है और ट्रिकलिंग फिल्टर के द्वारा फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ट्रिकलिंग फिल्टर अभी नहीं समझ में आएगा, ये सब बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्रिकलिंग फिल्टर के द्वारा फॉलो किया जाता है आपका कंप्रेशन सेटलिंग में, ठीक है ना। कंप्रेशन सेटलिंग कहाँ पर होता है? तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट अब आ जाते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में होगा। ठीक है, इसमें यह होता है जो एफ्लुएंट होते हैं कहाँ पर के? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक के। ठीक है, एफ्लुएंट फ्रॉम द सेडिमेंटेशन टैंक शुड बी स्टेबलाइज एरोबिक और दी एनारोबिकली टू गेट द क्लियरर फ्लुएंट। मतलब कि ये है कि जो आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो आउटपुट आया या फिर जो एफ्लुएंट आ गया, अब उसमें से क्या हुआ था कि 60 टू 70% वो रिमूव कर दिया था सस्पेंडेड सॉलिड को, लेकिन अभी भी कुछ परसेंट बचे हुए हैं, अभी भी कुछ अपने को प्योरिटी चाहिए, और ज्यादा क्लियर करना है पानी को, तो फिर हम लोग सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएंगे। यहाँ पर कुल मिला के बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, तो इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। ऊपर में मैं बताया था ना स्टेप जब पढ़ा रहा था, तो देखो यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होगा। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग क्या-क्या ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है उसमें। अभी बस इतना समझ में आना चाहिए, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मतलब कि आपका ऑक्सीजन का यूज़ होगा या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है ना, एरोबिकली भी हो सकता है, एनारोबिकली भी ट्रीटमेंट हो सकता है। किसमें? सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। फिर नीचे में आपको बताया है कि एरोबिक अगर होगा तो उसमें क्या-क्या होता है प्रोसेस। तो एरोबिक जब होगा तो ट्रिकलिंग फिल्टर के द्वारा हो सकता है, ठीक है। और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस हो सकता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरेशन टैंक में होता है, इसको हम लोग फर्दर आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी बस इतना याद रखना, ट्रिकलिंग फिल्टर में होगा तो एरोबिक होगा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होगा तो भी एरोबिक प्रोसेस है ये। ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी एरोबिक प्रोसेस है और आरबीसी भी एरोबिक प्रोसेस है। अच्छा, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ये सबको हम लोग एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। ये सब एरोबिक है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है इनमें से कौन सा प्रोसेस एरोबिक है और कौन सा प्रोसेस एरोबिक नहीं है। ठीक है, तो एनोरोबिक जब बोलेगा तो सेप्टिक टैंक हो गया, इम्हॉफ टैंक हो गया, और उसके अलावा स्लज डाइजेशन टैंक हो गया, यूएएसबीआर मतलब कि अप फ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्शन। अप फ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट रिएक्शन, ये यूएएसबीआर का फुल फॉर्म है। तो ये सब जो होते हैं एनएरोबिक होते हैं। ठीक है, आगे समझ में, एरोबिक एनएरोबिक सबसे पहले याद करना है, यहीं का यहीं याद करना है आपको। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉइंट, आरबीसी, ये सब एरोबिक है, जबकि सेप्टिक टैंक, इम्हॉफ टैंक, स्लज डाइजेशन टैंक एंड यूएसबीआर क्या है? एनएरोबिक है। सॉरी, क्या हो गया? हाँ, उसके बाद फिर देखते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम क्या होता है और अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम क्या होता है, ये अभी सीखेंगे। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम पहले देखते हैं। तो ये एक प्रकार का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है। सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है। इसमें नेचुरली अवेलेबल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक है, नेचुरली अवेलेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे कि आपका नदी का पानी, पॉन्ड का पानी, उसमें क्या होता है? नेचुरली जो भी ऑर्गेनिज्म पनपेंगे, वो फिर क्या करेंगे? आपके ट्रीटमेंट करने का काम करेंगे। बस उसी को सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि इट इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर या फिर यहाँ पर सीवर भी लिख सकते हो। इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि इसमें जो नेचुरली ऑकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इन द वेस्ट वाटर, वही क्या करते हैं? इंप्रूव करने का काम करते हैं सीवेज के क्वालिटी को। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम का एग्जांपल क्या हो सकता है? इसको भी याद रखना है आपको। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एएसपी मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। उसके अलावा ऑक्सीडेशन पॉन्ड, सेप्टिक टैंक, ये सब क्या होते हैं? सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम या फिर सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस के अंतर्गत में आते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, एएसपी मतलब एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड स्लज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? सेप्टिक टैंक। ठीक है, स्लज डाइजेशन प्रोसेस होता है, वो भी आपका सस्पेंडेड के अंतर्गत में आता है। सेप्टिक टैंक याद हो गया यहाँ पर से? ठीक है, ये सब जो होते हैं सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम के अंतर्गत में आते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम में। अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम क्या होता है? इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये भी है आपका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है ये। इसमें क्या होता है? बायोमास अटैच टू द सम टाइप ऑफ द मीडिया, मतलब इसमें नेचुरली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जैसे कि आपका हमारे वेस्ट में आ गया प्लास्टिक वगैरह, ठीक है, प्लास्टिक स्लैग या फिर रॉक हमारे वेस्ट में आ गया, तो इनमें पहले से चिपके हुए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो
फिर क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस करते हैं। तो प्लास्टिक जैसे कि वेस्ट है तो इसमें पहले से जो चिपका हुआ चिपका होगा, मतलब समझ रहे हो ना, एकदम बोल चाल के भाषा में बोल रहा हूँ, तो वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करेंगे, बैक्टीरिया को सॉरी बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, ऑर्गेनिक मैटर को खाने का काम करेंगे, यानी कि ट्रीटमेंट करने का काम करेंगे, रिमूव करने का काम करेंगे। तो फिर से बोल देता हूँ, ये बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, विद द बायोमास अटैच्ड टू द सम टाइप ऑफ द मीडिया, जैसे कि आपका रॉक हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्लैग हो गया, ये सबसे पहले से चिपके रहेंगे, ठीक है, नेचुरली अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इसी कारण से इसको अटैच ग्रोथ सिस्टम बोलते हैं। इसके अंतर्गत में आपका ट्रिकलिंग फिल्टर और आरबीसी आता है। आरबीसी का फुल फॉर्म बोलूंगा तो क्या बोल दोगे, रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनल या फिर टर्सरी ट्रीटमेंट आता है। अब फाइनल ट्रीटमेंट में जो फर्दर सेकेंडरी ट्रीटमेंट से प्योर हो चुके हैं, ट्रीटेड हो चुके हैं, वो आएंगे। उसके जो एफ्लुएंट होंगे अब फाइनल ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे। यहाँ पर जनरली क्या होता है, डिसइंफेक्शन होता है, मतलब आपका क्लोरिनेशन प्रोसेस वगैरह की हेल्प से जो भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया बच गए हैं उसको हम लोग किल करने का काम करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जो ट्रीटमेंट देखे हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। तो ट्रिकलिंग फिल्टर ये किसके अंतर्गत में आएगा, ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस से पहले जनरली यूज होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये फ्लो डायग्राम में देखना, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है, सॉरी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोसेस है, उसके बाद फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में आ जाएंगे। और प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बीच में क्या होता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। वैसे तो ये दोनों एक ही के अंतर्गत में बोल सकते हैं हम लोग कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत में पहले अपने को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है, तो ये दोनों को एक ही स्टेप बोल सकते हो। या फिर आप लोग याद रखना कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, फिर आता है वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में एंटर करता है, ठीक है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में एंटर करता है। तो वही चीज लिखा है कि एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक विच कंटेन द अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जो अनस्टेबल ऑर्गेनिक मैटर बच गए हैं, तो उसको फिर से हम लोग क्या करते हैं, ट्रीट करने का काम करते हैं, कन्वर्टेड इनटू द स्टेबल फॉर्म्स लाइक नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स बाय द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये ट्रिकलिंग फिल्टर हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये एक प्रकार का एरोबिक प्रोसेस होता है। एरोबिक प्रोसेस होगा तो ये इसमें क्या होंगे, मतलब एंड प्रोडक्ट्स, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ये सब होंगे। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि एरोबिक प्रोसेस में कौन कौन सा एंड प्रोडक्ट्स होता है और एनएरोबिक में कौन कौन सा एंड प्रोडक्ट्स होता है। तो ट्रिकलिंग फिल्टर एरोबिक प्रोसेस है। और उसके अलावा कौन सा सिस्टम होता था, ये अटेच्ड ग्रोथ सिस्टम होता था। अभी जस्ट ऊपर में पढ़े अटेच्ड ग्रोथ सिस्टम होता था, ठीक है, आगे समझ में। अब आगे देखते हैं तो वही चीज लिखा है आपको कि इट इज एरोबिक एंड अटेच्ड ग्रोथ प्रोसेस एंड टाइप ऑफ फिल्टर जो होते हैं, बहुत सारे प्रकार के फिल्टर हो सकते हैं। ट्रिकलिंग फिल्टर बेसिकली दो प्रकार का होता है, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। उसके अलावा आपका इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर और कॉन्टैक्ट बेड्स भी होते हैं। ये भी फिल्टर ही है, कॉन्टैक्ट बेड और इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर। बेसिकली आपको दो प्रकार का ट्रिकलिंग फिल्टर देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, तो लो रेट और हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक एक करके फिल्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जो चारों फिल्टर बताया अभी। इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर क्या होता है, तो इसका स्पेशल पर्पस में यूज करते हैं, यूज इन स्पेशल केस, किस चीज को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटिंग सीवेज फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल्स, मतलब कि ऐसे हॉस्पिटल जहां पर ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट होता है, तो वहां पर हम लोग इंटरमीडिएट सैंड फिल्टर का यूज करते हैं, यूज इन स्पेशल केयर फॉर ट्रीटिंग द सीवेज फ्रॉम, मतलब समझ में आ गया ना, ट्यूबरकुलोसिस का जहाँ इलाज होता है और उसके बाद फिर जो वेस्ट वगैरह निकलता है, तो ऐसे वेस्ट का हम लोग ट्रीट इंटरमिटेंट सैंड फिल्टर की हेल्प से करते हैं। ट्रीटिंग सीवेज फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इसकी 90 टू 95% होता है। दो पॉइंट बस याद रखना था, स्पेशल केस में यूज करते हैं ट्रीटिंग सीवेज फ्रॉम द ट्यूबरकुलोसिस हॉस्पिटल। एंड सेकंड पॉइंट याद रखना था कि 90% या फिर 90 टू 95% इसकी बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी होती है। कॉन्टेक्ट बेड या फिर कॉन्टेक्ट फिल्टर क्या होता है, तो फिल्टर मीडिया कंसिस्ट ऑफ द ग्रेवल, ब्रोकन ब्रिक्स एंड स्टोन, ये सब से मिलके फिल्टर मीडिया होता है। ये कॉन्टेक्ट बेड में ये फिल्टर मीडिया आते हैं, ठीक है। तो ग्रेवल हो गया, ब्रोकन ब्रिक्स हो गया या फिर स्टोन के फिल्टर बने होते हैं, और इसके हेल्प से फिर हम लोग फिल्टर करते हैं अपने सीवेज को। बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इसकी 60 टू 75% होती है, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट बेड की रिमूवल एफिशिएंसी कितनी होती है, बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी 60 टू 75% होती है। कन्वेंशनल या फिर लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसआरटीएफ भी बोलते हैं। एसआरटीएफ क्या होता है, तो स्मॉल रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, सॉरी स्मॉल बोल दिया, स्लो स्लो, ठीक है, स्लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर,
ठीक है। तो कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फिल्टर या फिर लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर या फिर स्लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, लो रेट या फिर स्लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें जो होता है साइज ऑफ फिल्टर मीडिया 25 से लेके 75 होता है, मतलब जो फिल्टर मीडिया का जो यूज कर रहे हैं फिल्टर मीडिया के रूप में स्टोन एग्रीगेट, ये सब का जो साइज होता है वो 25 से लेके 75 होता है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया समझ में। 25 से लेके 75 क्या होता है, साइज होता है। उसके बाद फिर डेप्थ ऑफ फिल्टर जो होता है वो 2 से लेके 3 मीटर तक का डेप्थ ऑफ फिल्टर हो सकता है, फिल्टर मीडिया का डेप्थ। और बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी इसकी 75 टू 80% होती है। इस पॉइंट को याद रखना कि बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की 75 टू 80% होती है। ठीक है, उसके बाद फिर बीओडी रिमूवल एफिशिएंसी के बाद वेरी यूजफुल टू मीडियम टाउन। हाँ, ये इस पॉइंट को भी याद रख सकते हो। ये कहाँ के लिए यूजफुल फुल होता है? स्लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर जो होता है वो स्मॉल सिटीज के लिए यूजफुल होता है, मीडियम टाउन्स के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, मीडियम स्मॉल या फिर इंडस्ट्रियल सिटीज के लिए भी यूजफुल होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ऑपरेशन ट्रबल्स क्या क्या आ सकते हैं। अब ये स्लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर एक ओपन ट्रीटमेंट सिस्टम है। ओपन ट्रीटमेंट सिस्टम मतलब ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है, तो जिसके कारण इसमें क्या होता है कि फ्लोइनिजेंस यानी कि समझ गए ना, मक्खी मच्छर और दुनिया भर के कीड़े आने की संभावना होती है, प्रॉब्लम होता है। तो ये एक प्रकार का फ्लाई न्यूसेंस एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा ओडर न्यूसेंस होता है। अब ये क्योंकि खुला में है और कुछ समय के बाद डिकम्पोजिशन जब स्टार्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, दुर्गंध आने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ओडर प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? ओडर प्रॉब्लम को हम लोग क्लोरीनेशन के हेल्प से दूर कर सकते हैं। तो सीवेज में हम लोग क्या कर देंगे, क्लोरीनेट कर देंगे उसको, तो फिर थोड़ा सा जो भी गंद होगा वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर पॉन्डिंग ट्रबल्स आएगा। पॉन्डिंग ट्रबल्स में क्या होगा, फिल्टर मीडिया गेट्स क्लॉग्ड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड फंगी एंड दिस इज कॉल्ड अ पॉन्डिंग। तो पॉन्डिंग में क्या होता है, जरूरत से ज्यादा एल्गी पनपने लग जाएगा। ठीक है ना, जो जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्लॉग्ड हो जाएगा। उल्टा बोल दिया शायद मैं। ग्रोथ ऑफ एल्गी जो होगा वो नहीं होगा पॉन्डिंग के कारण। ठीक है, filter media get clogged due to growth of algae and fungi and this called the ponding। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं एल्गी कंट्रोल के लिए। तो पहले ही सही बोल रहा था मैं, एल्गी जो हो जाएगा वो जरूरत से ज्यादा पनपने लग जाएंगे, फंगी एल्गी ये सब, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, क्लॉग्ड हो जाएगा। और मतलब एक प्रकार से ट्रीटमेंट जो प्रोसेस है, जो साइकिल होता है, उसको क्या करेगा, ये इफेक्ट करेगा। तो पॉन्डिंग ट्रबल्स में कुल मिला के क्या देखने को मिलेगा आपको, एल्गी ग्रोथ देखने को मिलेगा, फंगी ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जिसको कंट्रोल हम लोग कैसे कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट की हेल्प से कर सकते हैं। इसको पहले भी मैं बताया था क्या, कि एल्गी कंट्रोल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। इफिशियंसी निकालने का क्या तरीका है, तो इफिशियंसी निकालने के लिए बीओडी जितना रिमूव हुआ और जितना बीओडी अप्लाइड है दोनों को डिवाइड कर दो। बीओडी रिमूव डिवाइडेड बाय बीओडी अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इफिशियंसी निकल जाएगा। रेट ऑफ रिमूवल इसका क्या होगा, लो होगा। क्यों लो होगा, क्योंकि इसमें रिसाइक्लेशन प्रोसेस नहीं होता है या फिर रिसर्कुलेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, तो लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या चीज नहीं होता है, रिसर्कुलेशन प्रोसेस नहीं होता है। रिसर्कुलेशन प्रोसेस क्या है, नीचे मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें होता क्या है कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में पहुंचने के बाद फिर से उसको क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए वापस भेजते हैं। तो वही रिसर्कुलेशन प्रोसेस होता है। तो इसमें रेट ऑफ रिमूवल क्या होगा, लो होगा, क्योंकि इसमें रिसर्कुलेशन प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, एक बार और रिविजन कर दूं क्या? तो ऊपर से देखना, एकदम क्विक रिवीजन कर रहा हूँ। 25 से 75 का फिल्टर मीडिया होता है, 2 से 3 मीटर का डेप्थ होता है फिल्टर मीडिया का, 75 टू 80% रिमूवल एफिशिएंसी होता है, मीडियम टाउन एंड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए यूज करते हैं। प्रॉब्लम आता है इसमें क्योंकि ये ओपन टू स्काई होता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर, फ्लाइनोसेंस का ओडर का प्रॉब्लम आता है, पॉन्डिंग का प्रॉब्लम आता है। पॉन्डिंग के प्रॉब्लम में मैं बोला कि फंगस एल्गी वगैरह जरूरत से ज्यादा पनपने लग जाएंगे, तो उसको कॉपर सल्फेट की हेल्प से कंट्रोल करने का काम करते हैं, और रिसर्कुलेशन प्रोसेस इसमें नहीं होता था। अब हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर आते हैं तो इसमें रिसर्कुलेशन प्रोसेस होगा, जो आपको दिख रहा है। रिसर्कुलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि प्राइमरी के बाद ये ट्रिकलिंग फिल्टर मतलब ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होगा। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो भी आपका मतलब सीवेज पहुंचेगा, ट्रीटेड सीवेज, उसको फिर से हम लोग रिसर्कुलेशन के लिए भेजेंगे। ठीक है, पहले वाले स्टेप में। ठीक है,
तो इस प्रकार से इस प्रोसेस को रिसर्कुलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वही चीज लिखा है कि सेम एज लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, लो रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रिसर्कुलेशन प्रोसेस होता है, जिसके कारण इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इफिशियंसी हाई होती है। ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इफिशियंसी दोनों हाई होती है। लेजर स्पेस की जरूरत पड़ती है, कम जगह में भी इस ट्रीटमेंट को इंस्टॉल किया जा सकता है। बीओडी रिमूवल इफिशियंसी 80 से 95% होती है। उसकी कितनी थी? 75 टू 80%। इसका जो है 80 से 95% होता है। रीसर्कुलेशन एसेलरेटिंग बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, जब रीसर्कुलेशन प्रोसेस क्योंकि इसमें होता है, तो रीसर्कुलेशन प्रोसेस का बेनिफिट क्या होता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है उसको बढ़ा देता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ जाता है, और ऑल्सो रिड्यूस द ओडर्स एंड फ्लाइनोसेंस। फ्लाइनोसेंस प्रॉब्लम जो आते थे लो रेट ट्रैकलिंग फिल्टर में, और ओडर प्रॉब्लम, उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करता है। रिसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ द सीवेज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज। ठीक है, रिसर्कुलेशन रेशियो क्या होता है? सीवेज का जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो जो रॉ सीवेज का वॉल्यूम है, जितना सैंपल लिए हो उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो रिसर्कुलेशन रेशियो निकल जाएगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आता है ट्रिकलिंग फिल्टर आपका खत्म हो गया। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है जो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कौन सा प्रोसेस होता था, एरोबिक की एनारोबिक। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होता था वो एनारोबिक होता था, और ये सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता था। ठीक है ना? तो वही चीज है कि इट इज अ sludge containing a large concentration of the highly active aerobic microorganism। अच्छा, एरोबिक होता है, मैं एनारोबिक बोल दिया शायद। तो स्लज एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है आपका? इसमें हाईली एक्टिव एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो कुल मिला के आपका एरोबिक प्रोसेस होता है। एंड इट इज एरोबिक एंड सस्पेंडेड सिस्टम। ठीक है, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है और एरोबिक होता है। एक्टिवेटेड स्लज इज मिक्स्ड विथ रॉ सीवेज। अभी इस एक्टिवेटेड स्लज को हम लोग क्या करते हैं? रॉ सीवेज के साथ मिक्स करेंगे along with the large quantity of the air for about 4 to 8 hours। मतलब इसमें प्रोसेस बता रहा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, कुल मिला के आपका एरेशन टैंक में होता है, इस चीज को याद रखना। एरेशन टैंक, ठीक है, एरेशन टैंक एक प्रकार का मतलब जहां पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा वो टैंक है। जैसे ऊपर में ट्रिकलिंग फिल्टर देखे थे ना, अब उसकी जगह में क्या आ जाएगा? एरेशन टैंक आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो प्रोसेस था उसके बीच में क्या आ जाएगा? आपका एरेशन टैंक आ जाएगा, और इसी टैंक में क्या होगा? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता है। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज मिक्स्ड विद रॉ सीवेज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग? रॉ सीवेज के साथ मिक्स करेंगे एक्टिवेटेड स्लज को, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर के साथ, और उसके बाद फिर उसको 4 से 8 घंटा के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, तो जो भी ट्रीटमेंट होगा वो कहाँ होता है? एरेशन टैंक में होता है। आ गया समझ में? प्रोसेस थोड़ा बहुत समझ में आ गया ना? बस, क्योंकि ज्यादा याद भी नहीं रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहाँ होता है? तो एरेशन टैंक में होता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? एरोबिक प्रोसेस होता है और सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि द सेटल्ड स्लज इन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज। तो जो स्लज सेडिमेंट सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में पहुंच के जो सेटल हो जाएंगे उसी को एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। इट इज अगेन रिसाइकल्ड टू द एरेशन टैंक, और इसमें भी रिसाइक्लेशन प्रोसेस होगा, उसको फिर से रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे। एंटायर प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द बीओडी टेक प्लेस इन एरेशन टैंक। वही बोला ना, जो पूरा प्रोसेस होगा वो कहाँ होता है? एरेशन टैंक में ही होता है। बीओडी रिमूवल का जितना जो भी प्रोसेस है, तो एंटायर प्रोसेस एरेशन टैंक में होता है। फिर आपको फ्लो डायग्राम में समझाया गया है कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होगा, फिर उसके बाद एरेशन टैंक होगा, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होगा, और उसके बाद फिर फर्दर जो भी प्रोसेस होगा डिसइंफेक्शन का, क्लोरीनेशन वगैरह होगा। और रिसर्कुलेशन कहाँ से होगा? आपका सेकेंडरी से फिर से हम लोग पहले वाले स्टेप में भेजेंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो भी एक्स्ट्रा जो स्लज है उसको हम लोग फिर थिकनर मतलब थिकनिंग करेंगे, और उसके बाद फिर स्लज डाइजेशन ये प्रोसेस होगा, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, थिकनिंग में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है उसको हम लोग रिमूव करने का काम करते हैं, और फिर स्लज डाइजेशन प्रोसेस में स्लज का डाइजेशन होता है। ठीक है, बस यही है। अच्छा, डिटेंशन टाइम यहाँ बताया हूँ। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का डिटेंशन टाइम ऊपर में पढ़े थे 2 घंटा के आसपास होता है, तो वही चीज लिखा है कि 2 घंटा आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का होता है, 4 से 8 घंटे का एरेशन टैंक का होता है। जबकि सेम सेकेंडरी का भी उतना ही होता है, 1.5 से लेके 2 घंटे का सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का भी डिटेंशन टाइम होता है। याद रखना ये सीवरेज सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं, रॉ वाटर के लिए थोड़ा अलग था। ठीक है ना?
वहां पर प्लेन सेडिमेंटेशन जब होता था तब 4 से 8 घंटा बोलते थे, और कोगुलेशन का जब यूज करते थे तो 2 से 6 घंटा बोलते थे प्राइमरी के लिए। ठीक है, मतलब सेडिमेंटेशन टैंक में। आगे समझ में? तो ये याद रखना है आपको, डिटेंशन टाइम, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक दोनों का डिटेंशन टाइम समान होगा। एरेशन टैंक का 4 से 8 घंटे का होता है। उसके बाद फिर हम लोग को स्लज थिकनर पढ़ना है। स्लज थिकनर और स्लज डाइजेशन टैंक में क्या क्या चीज होता है। तो सबसे पहले स्लज थिकनर। स्लज थिकनर में क्या होता है, जो भी स्लज आता है आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो कंटेंट होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं, टू मच मॉइस्चर कंटेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट, जो कि 98 टू 99% तक हो सकते हैं, जिसके कारण वो बल्किंग आएगा। ठीक है ना, बल्की नेचर के होंगे। तो उसके बाद हम लोग थिकनर में लाते हैं उसको मॉइस्चर को रिमूव करने के। द मॉइस्चर कंटेंट इज फर्स्ट रिड्यूस बाय द सेंडिंग इट टू द स्लज थिकनर। तो स्लज थिकनर में उसको भेजा जाता है, जो भी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का स्लज होता है उसको। फिर यहाँ पर क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस होता है, और कितना रिड्यूस होता है, तो 93% पे आ जाता है, जो कि 98% पहले रहता है। तो 98% से वो कहाँ पहुंच जाता है, आपका 93% पहुंच जाता है रिड्यूस होने के बाद। हेल्प इन रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ द डाइजेशन टैंक। अब क्योंकि पता है कि थिकनर के बाद हम लोग कहाँ भेजेंगे उसको, स्लज डाइजेशन टैंक में भेजेंगे। तो स्लज डाइजेशन टैंक में जब एंटर करता है तो वहां पर थोड़ी सी कैपेसिटी उसकी रिड्यूस करने का काम करता है। तो हेल्प इन रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक के काम को थोड़ा सा आसान बनाता है। क्या चीज, स्लज थिकनर। डिटेंशन टाइम कितना होता है स्लज थिकनर के लिए, 12 से 24 घंटे का होता है। ठीक है, 12 से 24 घंटा। उसके बाद देखते हैं बल्किंग ऑफ स्लज एंड इट्स कंट्रोल। क्योंकि बल्किंग आ रहा है, ज्यादा मॉइस्चर के कारण बल्किंग आएगा, तो उसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मोर मॉइस्चर एंड दस रिजल्टिंग ऑफ द स्वेलिंग एंड स्लज वॉल्यूम। ठीक है, स्वेलिंग मतलब वॉल्यूम का बढ़ जाना, स्लज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो स्वेलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सीवेज। तो जो भी हमारे पास सीवेज आ रहा है, उस सीवेज से इंडस्ट्रियल सीवेज को अपने को रिमूव करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन प्रोसेस करना पड़ेगा, जिससे भी हम लोग बल्किंग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एरेशन को बढ़ाना पड़ेगा, और उसके अलावा पीएच वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। पीएच वैल्यू ऑफ द सीवेज को राइज करना पड़ेगा, कितना तक, 8 तक, बाई एडिंग लाइम। और कैसे कंट्रोल मतलब बढ़ा सकते हैं हम लोग, लाइम को ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है पीएच वैल्यू इंक्रीज होगा। तो क्या क्या मैं बोला, इंडस्ट्रियल सीवेज को आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा या फिर एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्लोरीनेशन प्रोसेस से भी आप बल्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं, एरेशन को बढ़ा के कर सकते हैं, और पीएच वैल्यू को बढ़ा के कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? उसके बाद देखते हैं हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम क्या होता है। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एरेशन टैंक एंड रेट ऑफ द सीवेज फ्लो इन द टैंक। तो जो भी एरेशन टैंक, समझ गए ना, एरेशन टैंक में ही एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस होता था। तो एरेशन टैंक में जो भी स्लज है उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, रेट ऑफ सीवेज। मतलब जो सीवेज फ्लो का डिस्चार्ज है, ठीक है ना, डिस्चार्ज ऑफ सीवेज से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टैंक में जो भी डिस्चार्ज है उससे, बस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज है, और कुल मिला के वॉल्यूम डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज करना है। लेकिन याद रखना कहाँ पर का वॉल्यूम, तो एरेशन टैंक में जो वॉल्यूम है, और उसी टैंक में ही जो डिस्चार्ज है। तो उन्हीं दोनों को जब डिवाइड करोगे तब हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम मिलेगा। आगे समझ में? फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, यानी कि जिसको हम लोग एफएम रेशियो भी बोलते हैं, वो क्या होता है। तो पहली बात तो ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक लोडिंग होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक समझ गए ना, ऑर्गेनिक लोडिंग होता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ द kg of BOD applied per day to the kg of the MLSS in aeration tank। तो जितना भी BOD अप्लाइड हो रहा है केजी में, उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। 1 मिनट यार, ब्लूटूथ बंद हो गया, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बंद। हेलो, 1 मिनट वेट करना, तब तक याद कर लो कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम क्या होता है, और आपका फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो क्या होता है। ठीक है, अब आ रहा होगा आवाज। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनिक लोडिंग।
तो ऑर्गेनिक लोडिंग है एक प्रकार से फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो एंड इट इज द रेशियो ऑफ द केजी ऑफ द बीओडी अप्लाइड पर डे टू द केजी ऑफ एमएलएसएस इन एरेशन टैंक। ठीक है, तो केजी में जितना भी बीओडी अप्लाई होगा आपका, उसको हम लोग को डिवाइड करना है मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड से। एमएलएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। और मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है, तो उसको आगे समझेंगे। ठीक है, या फिर एक प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लोडिंग ही होता है वो। तो बीओडी जितना अप्लाइड हुआ, बीओडी मतलब कि जो माइक्रोबियल फीड बोल सकते हैं उसको, खाना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बीओडी, और उसको हम लोग फिर डिवाइड किससे कर रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, यानी कि मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड से। ठीक है, तो उसको और अच्छे से समझेंगे एमएलएसएस होता क्या है नीचे में। अभी बस इतना समझ लो, दोनों के रेशियो को ही हम लोग एफएम रेशियो बोल रहे हैं। लोअर इन द एफएम रेशियो हायर इज द बीओडी रिमूवल। तो एफएम रेशियो अगर कम होगा तो बीओडी रिमूवल ज्यादा होगा। तो इट इज द मेन फैक्टर कंट्रोलिंग द डिजाइन। तो अब ये इससे हम लोग बीओडी कंट्रोल कर पा रहे हैं, है ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ये मेन फैक्टर है। उसके बाद एफएम रेशियो जनरली कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? 0.4 टू 0.3। एफएम रेशियो जो होता है, एफएम रेशियो 0.4 टू 0.3 होता है। ठीक है, याद कर लेना एफएम रेशियो कहाँ से कहाँ तक, अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है कि 0.4 टू 0.3 एफएम रेशियो वेरी करता है आपका। किसमें? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ही चल रहा है ना ये सब चीज, तो उसी के अंतर्गत आ रहे हैं। उसके बाद देखते हैं स्लज एज क्या होता है। स्लज एज, जिसको हम लोग मीन सेल रेजिस्टेंस टाइम भी बोलते हैं, स्लज एज को ही हम लोग मीन सेल रेजिस्टेंस टाइम बोलते हैं। इट इज द एवरेज टाइम फॉर विच पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमेन अंडर एरेशन। ठीक है, तो इट इज द एवरेज टाइम फॉर विच पार्टिकल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड रिमेन अंडर एरेशन। बस और कुछ नहीं है। मीन सेल रेजिस्टेंस टाइम जो होता है 5 से लेके 15 तक वेरी करता है, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। मीन सेल रेजिस्टेंस टाइम जो होता है या फिर जो स्लज एज होता है वो 5 से लेके 15 तक वेरी करता है। इसमें कुल मिला के एरेशन प्रोसेस होता है। स्लज एज क्या होता है, तो वो एक प्रकार का टाइम होता है, एवरेज टाइम उस पार्टिकल के लिए या फिर उस सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल के लिए जितना देर वो अंडर एरेशन रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज एज बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है। इसको एसवीआई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स वॉल्यूम ऑफ द स्लज इन एमएल डिवाइडेड बाय एमएलएसएस होता है। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन भी है जो मैं लिखा नहीं हूँ। 1 मिलीग्राम ऑफ स्लज को 1 मिलीग्राम ऑफ स्लज 30 मिनट में डाइजेस्ट 30 मिनट में जितना भी डाइजेस्ट होता है ना, जितना वॉल्यूम में डाइजेस्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज वॉल्यूम इंडेक्स भी बोलते हैं। खैर उसको छोड़ो, जो लिखा है उसको देखो। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है वॉल्यूम ऑफ द स्लज इन एमएल डिवाइडेड बाय एमएलएसएस इन ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नीचे में लिखा है कि यूजुअली स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो होता है 150 या फिर 50 से लेके 150 मिलीलीटर पर ग्राम तक अडॉप्ट करते हैं। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हम लोग कितना से कितना तक अडॉप्ट करते हैं? 50 से लेके 150 मिलीलीटर पर ग्राम, मिलीलीटर पर ग्राम, इस यूनिट को याद रखना, अडॉप्ट करते हैं। एमएलएसएस क्या होता है? तो मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड होता है। ठीक है, तो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड इन एन एरेशन टैंक ड्यूरिंग द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के दौरान जो कंसंट्रेशन होता है सस्पेंडेड सॉलिड का, उसी को हम लोग एमएलएसएस बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन एरेशन टैंक ड्यूरिंग द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक है, एमएलएसएस का फुल फॉर्म याद हो गया। एसवीआई यानी कि स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होता है वो याद हो गया। इफिशियंसी ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कितनी होती है? तो 85 से लेके 95% होती है। अच्छा, मैं यहाँ पर से आपको पूछूंगा ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए कितना इफिशियंसी पढ़ रही है? तो लो रेट के लिए बोलेगा तो 75 से 80 पढ़े हैं, और हाई रेट के लिए बोलेगा तो कितना पढ़े हैं? 80 से लेके 95 पढ़े हैं। तो इन जनरल आपको याद रखना है कि 75 से लेके 95% तक वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन वो लो रेट है कि हाई रेट है। ठीक है, और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की इफिशियंसी कितनी होती है? तो 85 टू 95% एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की इफिशियंसी होती है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कहाँ पर होता है? तो आपका एरेशन टैंक में होता है। स्लज डाइजेशन देखते हैं।
स्लज डाइजेशन में क्या होगा, अब स्लज का डाइजेशन होगा। ऊपर में हम लोग स्लज थिकनर पढ़े थे, और ये क्या है, स्लज डाइजेशन है। तो स्लज डाइजेशन विथ ड्रॉन फ्रॉम द, मतलब जो भी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का जो एफ्लुएंट है उसको थिकनर के द्वारा कहाँ भेजेंगे हम लोग, स्लज डाइजेशन में भेजेंगे, और जिसमें स्लज डाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, स्लज डाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, कुल मिला के डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा, और जिसके द्वारा 40 से 60% ऑर्गेनिक सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा आपका बैक्टीरिया की हेल्प से। कुल मिला के इसकी इफिशियंसी 40 से 60% होगी। तो वही चीज लिखा है, इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस 40 to 60% ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर कन्वर्टेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक मैटर को खा लिया जाएगा, सामान्य भाषा में यही बोलेंगे ना। तो जिसके कारण वो रिमूव हो जाएगा इनटू, और उसके अलावा फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन निकलेगा, क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा एनारोबिक प्रोसेस होगा। स्लज डाइजेशन ऊपर में मैं बताया था कि ये एक प्रकार का एनारोबिक प्रोसेस होता है, और उसके अलावा सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है ये। ठीक है, तो स्लज डाइजेशन प्रोसेस में स्लज गेट ब्रोकन अप इनटू 3 फॉर्म्स। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, स्लज 3 फॉर्म्स में ब्रोक होंगे या फिर कन्वर्ट होंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टेड स्लज, मतलब स्लज का डाइजेशन स्टार्ट होगा, और उसके बाद जैसे जैसे डाइजेशन स्टार्ट होगा वो फिर कन्वर्ट होते जाएगा लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो वही बोल रहे हैं कि सुपरनेटेड लिक्विड में कुल मिला के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद लिक्विड के बाद क्या होगा, वो गैस, मतलब उससे फिर ओडर निकलेगा, तो वही है गैस फॉर्म में, गैसेस ऑफ डिकम्पोजिशन होगा। तो कुल मिला के स्टेप याद रख सकते हैं, स्लज प्रोसेस के अंतर्गत में ये आएगा, सबसे पहले डाइजेशन, फिर उसके बाद लिक्वर, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका डिकम्पोजिशन। एंड प्रोडक्ट्स आपको पता है, क्योंकि ये एनारोबिक प्रोसेस है, तो मीथेन सबसे ज्यादा निकलता है एनारोबिक प्रोसेस में 65 to 70%। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड 30% एंड अदर गैसेस जैसे कि आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन वगैरह, ये सब एनारोबिक प्रोसेस में एंड प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। डिकम्पोजिशन का स्टेज क्या होगा, तो सबसे पहला एसिड फर्मेंटेशन होता है, फिर एसिड रिग्रेशन, फिर एल्कलाइन फर्मेंटेशन, और चौथा स्टेप चाहो तो लिख सकते हो एल्कलाइन रिग्रेशन। ठीक है ना, तो फर्मेंटेशन सबसे पहले आएगा। एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, एसिड प्रोडक्शन होता है। एसिड रिग्रेशन में क्या होगा, तो इसमें बीओडी रिमेन हाई ड्यूरेशन द स्टेज, मतलब इसमें बीओडी बढ़ जाता है। ठीक है, तो एसिड रिग्रेशन स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बीओडी हाई होता है। उसके बाद एल्कलाइन फर्मेंटेशन होता है। तो इस स्टेप को याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत में होता क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो एसिड फर्मेंटेशन, एसिड रिग्रेशन, एल्कलाइन फर्मेंटेशन एंड देन एल्कलाइन रिग्रेशन। तो एल्कलाइन फर्मेंटेशन में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज लिक्विड डाइजेस्टेड सॉलिड एंड गैसेस गेट सेपरेटेड। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, एल्कलाइन फर्मेंटेशन इस स्टेज में क्या होगा, लिक्विड सॉलिड एंड गैसेस सेपरेट होंगे एंड एल्कलाइन नेचर का होगा। ठीक है, और उसके अलावा बीओडी डिक्रीज होगा। तो बीओडी किसमें हाई रहता था, एसिड रिग्रेशन में, जबकि एल्कलाइन फर्मेंटेशन में वो रेपिडली कम होने लग जाएगा। एंड लार्ज वॉल्यूम ऑफ मिथेन गैस फॉर्म, मतलब कि मिथेन गैस निकलेगा, और क्या, लार्ज वॉल्यूम में। उसके बाद देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्लज डाइजेशन। स्लज डाइजेशन को कौन कौन सा फैक्टर जो इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर इफेक्ट करेगा, जाहिर सी बात है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट को इफेक्ट करता है। तो रेट ऑफ डाइजेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, बताया था मैं पिछले क्लास में टेम्परेचर के सीवेज को क्या इफेक्ट करता है टेम्परेचर का, तो वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ जाएगा मोर हाई टेम्परेचर होने से। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बढ़ने के कारण रेट ऑफ डाइजेशन बढ़ जाएगा। पीएच वैल्यू इफेक्ट करेगा, क्या करेगा, तो एल्कलाइन कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, स्लज डाइजेशन प्रोसेस के लिए एल्कलाइन कंडीशन मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट प्रिवेल टू एनकरेज द बैक्टीरियल एक्शन। अगर नहीं है तो उसको पहले पीएच वैल्यू को हमको बढ़ाना पड़ेगा, और पीएच वैल्यू जनरली ऑप्टिमिस्टिक कितना होता है, 7.2 to 7.4, या फिर 7 से 8 बोल सकते हो, 7.2 to 7.4 पीएच वैल्यू रहेगा, तो आपका स्लज डाइजेशन प्रोसेस इफेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम फॉर द स्लज डाइजेशन टैंक इज जनरली 30 days। तो डिटेंशन टाइम स्लज डाइजेशन टैंक के लिए कितना होता है, 30 दिन का होता है। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, फ्रेश स्लज हैज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 99% एंड उसके बाद जब थिकनर का हेल्प किए तो मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस हो गया 96% तक, मतलब 3% रिड्यूस हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द स्लज। पहले तो ये चीज बताओ
जब आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, मॉइस्चर कंटेंट कम रहेगा तो वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। जैसे जैसे मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाता है तो वॉल्यूम भी कम होते जाएगा। तो वही चीज़ पूछा है कि पहले मॉइस्चर कंटेंट 99% था, उसके बाद स्लज थिकनर का हेल्प से हम लोग मॉइस्चर को कम किए तो वो 96% हो गया। तो अब मॉइस्चर में क्या चेंजेस होगा? तो पहला चीज ये है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द स्लज में क्या होगा, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और कितना घटेगा उसी चीज को निकालना है आपने को। तो इसको निकालने का एक तरीका है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। 100 माइनस 99 कर लो और उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय 100 माइनस 96 कर लो, जितना रिड्यूस हुआ। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा, मतलब आपका 25% लिख सकता हूँ परसेंट में। अब इसको 100 से फर्दर फिर माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका 75%। तो यही चीज है आपका। तो द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द स्लज इन परसेंटेज, तो 75% रिड्यूस हो जाएगा, याद रखना। 25% आंसर नहीं होगा, उसको 100 से माइनस करना पड़ेगा और वो ही फिर आंसर होगा, जिसका एक फॉर्मूला होता है। तो ये ऐसे टाइप का होता है, V2 इज इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा, इसको P1 लिख सकते हो और फिर 100 डिवाइडेड बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई V1। तो वहीं पर से आप V2 निकालोगे और उसके बाद फिर परसेंटेज चेंजेस निकालते कैसे हैं हम लोग, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई V1 करोगे। चेंजेस किस में हो रहा है, V1 में हो रहे हैं, तो कंपेयर V1 से कर रहे हो इसलिए V1 नीचे आएगा। ठीक है, तो बस वही चीज है, उसको मैं शॉर्ट में मैं बता दिया। आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको 100 माइनस 99, 100 माइनस 96 करना। ठीक है, जितना रिड्यूस हो गया तो वो फिर परसेंट में निकालना। तो 25% 1/4 मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, उसके बाद फिर क्या होगा, उसको फर्दर 100 से माइनस कर देना, वही आपका आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर ये एक प्रकार का एरोबिक प्रोसेस होता था और अटैच ग्रोथ सिस्टम होता था। सबसे पहला पॉइंट तो हर ट्रीटमेंट प्रोसेस में यही चीज याद रखना है कि वो एरोबिक है कि एनारोबिक है, सस्पेंडेड सिस्टम है कि अटैच ग्रोथ सिस्टम है। तो ये अटैच ग्रोथ सिस्टम होता है, एरोबिक होता है, ये याद हो गया। उसके बाद फिर ये इसकी इफिशियंसी हाई होती है एंड कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग डिस्क। इसमें जो होते हैं डिस्क लगे होते हैं जो कि रोटेट होते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। और ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस 2 पॉइंट ऊपर के याद रखोगे उतना काफी है। इफिशियंसी भी ठीक ठाक अच्छी होती है, मतलब हाई होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला पॉइंट था आपका, एरोबिक होता है और अटैच ग्रोथ सिस्टम होते हैं। ठीक है, इसमें रोटेटिंग डिस्क लगे होते हैं, इसलिए इसको रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। ऑक्सीडेशन पॉन्ड आते हैं अब ये जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड है, नाम से क्लियर है, पॉन्ड मतलब तो जान रहे हो ना, तो उसी टाइप का ये प्रोसेस भी होता है। अब ये पॉन्ड ओपन में होता है। दीज आर दी ओपन फ्लो स्पेशली डिजाइन फॉर दी ट्रीटिंग द सीवेज विद द कंबाइंड एक्शन ऑफ द एल्गी एंड मतलब ये एरोबिक एनारोबिक दोनों हो सकता है। उसके अलावा इसमें एल्गी और बैक्टीरिया का एक रिलेशन होता है। ठीक है, मतलब एल्गी क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से ऑक्सीजन, फिर उस ऑक्सीजन को कौन लेगा, बैक्टीरिया लेगा। ये सब पॉन्ड में हो रहा है। ठीक है, बैक्टीरिया लेगा और फिर ऑक्सीजन लेगा, तभी ना वो बैक्टीरिया जिएगा। ठीक है, और फिर बैक्टीरिया के जो अपशिष्ट हैं उसको फिर एल्गी ऑब्जॉर्ब करेगा। यानी कि बैक्टीरिया क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, एल्गी लेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से फिर से सन की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करेगा। इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलता है। इसी को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वो चलते रहता है और इस प्रकार से ट्रीटमेंट प्रोसेस नेचुरली होता है, किसमें, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक दोनों हो सकता है और इसी को हम लोग फिर हम डिस्कस करते हैं। तो पहले पॉइंट में लिखा है दीज आर दी ओपन प्रोसेस, मतलब ओपन फ्लो होता है इसमें, स्पेशली डिजाइन फॉर दी ट्रीटिंग द सीवेज विद कंबाइंड एक्शन ऑफ एल्गी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये एरोबिक एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया हो सकता है, उन दोनों के बीच में एक कंबाइंड एक्शन होता है। इट इज एरोबिक एंड सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। ये जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड एरोबिक होता है लेकिन सस्पेंडेड होता है, याद रखना है, एरोबिक एंड सस्पेंडेड सिस्टम होता है। वैसे तो एनारोबिक और एरोबिक दोनों ट्रीटमेंट प्रोसेस हो सकता है इसमें, दोनों प्रकार का। लेकिन अगर पूछे कि कौन सा प्रोसेस है तो आपको एरोबिक ही लेना है आंसर को। ठीक है ना, एरोबिक लेना है। एरोबिक एंड सस्पेंडेड सिस्टम होता है एंड इट हैज लार्ज डिटेंशन टाइम, 20 से 30 दिन का डिटेंशन टाइम है। ठीक है, एक प्रकार से आप लोग बोल सकते हैं ट्रीटमेंट होने का समय 20 से 30 दिन का इसका डिटेंशन टाइम होता है। इसकी इफिशियंसी जो होती है, इसकी जो इफिशियंसी होती है वो 99% होती है। ठीक है, 99% इसकी इफिशियंसी होगी। बैक्टीरिया रिमूवल इफिशियंसी, बीओडी रिमूवल इफिशियंसी 90% होती है, मतलब बहुत अच्छी इफिशियंसी है। इसलिए
इस प्रकार का जो ट्रीटेड जो सीवेज होता है उसको हम लोग डिस्पोज नहीं करते स्ट्रीम में, मतलब रिवर वगैरह में डिस्पोज करने के बजाय इसको हम लोग फिर से रीयूज कर लेते हैं फार्मिंग वगैरह, खेती वगैरह के लिए। ठीक है, क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या होती है, हाई होती है। 99% बैक्टीरियल रिमूवल इफिशियंसी होती है, जबकि 90% जो होती है बीओडी रिमूवल इफिशियंसी होती है। तो अगले पॉइंट में आपको यही बोल रहा है कि स्पेशल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन एल्गी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। वही बताया ना, जो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। अभी ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बताया है कि एल्गी प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन व्हाइल ग्रोइंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, एंड दैट ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उस ऑक्सीजन को फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करेगा एंड एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, फॉस्फेट, एंड इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर यूटिलाइज कौन करेगा, एल्गी। बस इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं एफ्लुएंट ऑफ द ऑक्सीडेशन पॉन्ड कैन बी यूज्ड फॉर द लैंड इरिगेशन। अभी इसकी क्वालिटी हाई होती है इसलिए इसका यूज लैंड इरिगेशन में यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द हाई क्वालिटी एफ्लुएंट एंड इट रिक्वायर्स द लार्ज एरिया सो यूज्ड इन विलेजेस। अब ये जो होता है लार्ज एरिया का रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड से अगर ट्रीटमेंट करोगे तो। ठीक है, इसलिए इसका यूज जनरली विलेजेस में करेंगे क्योंकि गांव में बड़ा बड़ा एरिया रहेगा ना। उसके बाद फिर देखते हैं डिजाइन फॉर दी ऑर्गेनिक, मतलब बड़ा एरिया अवेलेबल हो जाएगा और सस्ते में, इसलिए डिजाइन फॉर दी ऑर्गेनिक लोडिंग। अब जब हम लोग ऑक्सीडेशन पॉन्ड को लेंगे, ठीक है, या फिर यूज करेंगे तो कैसे एरिया में यूज करना चाहिए और कितने के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं इसको। जब हॉट क्लाइमेट के लिए ऑक्सीडेशन पॉन्ड को लेंगे तो वहां पर 150 से लेके 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे के हिसाब से हम लोग उसका डिजाइन एफिशिएंसी रखेंगे। 150 से लेके 300 केजी पर हेक्टेयर पर डे के हिसाब से वो ट्रीट करने का काम करेगा। लेकिन कोल्ड कंट्रीज में जब हम लोग लेंगे तो वो उसकी एफिशिएंसी थोड़ा कम रखेंगे, मतलब 60 से लेके 90 केजी, क्योंकि उसमें सन कोल्ड कंट्रीज में क्या होगा कि समझ गए ना, या तो सन नहीं होगा और होगा तो इफेक्टिव नहीं होगा, उसकी तीव्रता तेज नहीं होगी जिससे फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया थोड़ा सा स्लो होगा। ठीक है, तो इसलिए 90 केजी पर हेक्टेयर पर डे या फिर 60 से लेके 90 केजी पर हेक्टेयर पर डे उसकी रिमूवल एफिशिएंसी होगी कोल्ड के लिए। हॉट के लिए बढ़ जाएगा 150 से लेके 300, और डेप्थ जो होगा ऑक्सीडेशन पॉन्ड का वो 1 से लेके 1.5 मीटर का होगा, 1 से लेके 1.5 मीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्लीनिंग ऑफ सेटलिंग स्लज वंस इन अ 6 ईयर। हर 6 साल में हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जो स्लज जम जाएगा, सेटल हो जाएगा, उसको क्लीन करने का काम करेंगे। और उसके बाद बोल रहा है कि स्टिमुलेटेड एल्गी ग्रोथ एंड सोडियम नाइट्रेट में भी एडेड। अगर एल्गी पनप नहीं रहा है, किसी कारण से फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया अच्छे से नहीं हो पा रही है, हम लोग चाहेंगे कि एल्गी पनपे, एल्गी का ग्रोथ हो, तभी तो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होगा। तो एल्गी के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए हम लोग नाइट्रेट का हेल्प करेंगे, सोडियम नाइट्रेट्स का यूज करेंगे। सोडियम नाइट्रेट्स में भी एडेड। अच्छा, एक और चीज मैं अगर पूछूंगा कि बोलूंगा कि एल्गी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज करते थे, तो ऊपर मैं आज ही बताया हूँ कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। और जबकि एल्गी के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए किसका यूज करते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर खत्म करते हैं। होप आपको सब चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।